चलो भाई, अगला टॉपिक हमारा जो है इसमें क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे हम लोग, डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस के आपने 3 यूज देखे थे, है ना। पहला क्या था, कन्वर्जन, दूसरा क्या था, वेरिफिकेशन, और तीसरा क्या था, डेरिवेशन। ठीक, डेरिवेशन का मतलब क्या है कि कोई इक्वेशन हमें डेराइव करनी है। ठीक, तो डेराइव कैसे करेंगे, हमको पहले से अगर पता हो कि कोई क्वांटिटी किन दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, तो उसके लिए हम इक्वेशन कैसे डेराइव करेंगे। अच्छा, इसकी लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन ये होती है कि प्लस माइनस वाला हम नहीं डेराइव कर सकते, हम सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले टर्म्स ही निकाल सकते हैं। ठीक, एग्जांपल के तौर पे अगर हमसे ये कहा जाए कि कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सेंटर है, ये रहा रेडियस। ठीक, कोई पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है, ये v वेलोसिटी से किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक, तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक, तो अगर आपसे कहा जाए फोर्स, मास, वेलोसिटी और r रेडियस, इनके बीच रिलेशन निकालो, तो कैसे निकाला जाए। तो डायमेंशन एनालिसिस ये कहती है कि भाई एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये आपको करना भी एग्जाम में, ध्यान सुनो भाई। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड कर रही है किस पर, मास पर। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंड कर रही है पार्टिकल की वेलोसिटी पर, और फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंड कर रही है सर्कुलर रेडियस, सर्कुलर पाथ के रेडियस पर, m, v और r पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता मास पर कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक, हो सकता है मास की पावर 2 पर डिपेंड कर रहा हो, या अंडर रूट पर डिपेंड कर रहा हो, या फिर किसी फ्रैक्शनल पावर पर डिपेंड कर रहा हो, तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा मान लेते हैं m की पावर a पर डिपेंड कर रहा हो, वेलोसिटी पावर b पर डिपेंड कर रहा हो, और रेडियस पावर c पर डिपेंड कर रहा हो। ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स इन 3 क्वांटिटीज पर a b c की पावर पर डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा अगर ऐसा है तो इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, ये एग्जांपल है किस चीज का, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमको डेराइव करना है। ठीक है, किसका फार्मूला डेराइव करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। मैंने कहा F z proportional this। ठीक, अब ध्यान सुनो, मैंने कहा अगर इक्वेशन 1, 2 और 3 को मिला दिया जाए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक, तो लिखा क्या जाएगा, F is directly proportional to m पावर a, v पावर b, r पावर c। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं क्या भाई, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटाया जाता है इक्वल टू का साइन लगाते हैं और क्या करते हैं, कांस्टेंट के लिखते हैं। मैंने कहा f इक्वल टू k, कांस्टेंट के ही होता है, कांस्टेंट कुछ भी लिख दो। अब c हम नहीं लिख रहे थे क्योंकि c पहले से लिखा है, हां h लिख दूं। ठीक है, h लिख दूंगा, बताना पड़ेगा कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है h, m पावर a, v पावर b, r पावर c। यहाँ लिख देंगे where h is a dimensionless constant, dimensionless constant। यहाँ पर हमको एक चीज और पता चल रही है कि अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशन वाली कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा होगा तो हम उसका डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। समझे, जैसे अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो g क्या है, ऐसा कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन होती है। ठीक, और हमने फार्मूला क्या अपना f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। मिला दोगे तो g तो डायमेंशन वाला आएगा ना, डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल पाओगे, डायमेंशन एनालिसिस लिमिटेशन में आता है। क्या लिमिटेशन बोला कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं है, यानी डायमेंशनफुल है, तो हम इक्वेशन डेराइव नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन में है, उस दायरे के बाहर नहीं जाना। किस दायरे के बाहर नहीं जाना, डायमेंशन लेस ही रहेगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमेशा डायमेंशन लेस होगा तो ही हम डेरिवेशन कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ऐसा है, तो अब डायमेंशनली सबको बराबर दिखा दिया जाए, है ना। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी पिछली क्लास में तो लिख रही थी होमोजेनिटी सबके डायमेंशन, भाई इधर जो टर्म है इधर जो टर्म है उनकी डायमेंशन सेम होती है।
होमोजीनियस, एक जैसा है ना, डायमेंशन एक जैसा होना, इसे तो कहा गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पिछले क्लास में ये लिख रहे थे जब p plus a upon v स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में आपने कहा v minus v equals to r d लिखा था, v को b के बराबर लिखाया था, दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। याद रखिए हमने कहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो बराबर किसके होगा, मास की डायमेंशन पावर a, वेलोसिटी की डायमेंशन पावर b और रेडियस की डायमेंशन पावर c। ठीक, ये होगा। वही फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बोलो, मल्टी माइनस 2। चलो मास की डायमेंशन क्या होती है, m, तो m की डायमेंशन मैंने a लिख दी। वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 1, मैंने कहा lt माइनस 1, इसकी पावर b लिखा। r की डायमेंशन l की पावर c, m lt माइनस 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, m पावर a लिखेंगे क्या, l पावर क्या लिखेंगे b, l पावर b। फिर एक बार और है क्या, l पावर c भी है, मैं b प्लस c लिख सकता हूँ क्या, और टाइम पावर क्या लिखेंगे, माइनस b। कंपेयर करूं m की पावर, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, हम कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करते तो होगा क्या, हमने कहा देखो a की वैल्यू कितनी मिल गई कंपेयर करने पर 1, b प्लस c की वैल्यू कितनी मिल गई 1, और माइनस b की वैल्यू कितनी मिल गई -2। ठीक, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो या b की वैल्यू कितनी हो गई, ये माइनस माइनस कर दिया 2, a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई। इस इक्वेशन वैल्यू पुट करते हैं। मैंने कहा b प्लस c इक्वल्स 1 है, तो b की जगह मैंने रखा 2, 2 प्लस c इक्वल्स 1, c इक्वल्स कितना आ गया -1, है ना। फॉर्मूला क्या लिखा है, f इक्वल्स टू h m पावर a b पावर b r पावर c। f इक्वल्स टू h m पावर a, m पावर a, a की वैल्यू है 1। ठीक, b पावर b, b की पावर क्या है 2, r, r की पावर क्या है c -1। तो f इक्वल्स टू h m v स्क्वायर बाई r, ये आ गया क्या फॉर्मूला। अच्छा ध्यान सुनो, डायमेंशन एनालिसिस में मैंने कहा यहाँ h पड़ा हुआ है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते। डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम कभी भी किसी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर डायमेंशन जो कांस्टेंट है वो डायमेंशन फुल क्वांटिटी है तो हम रिलेशन नहीं डिराइव कर सकते। तो दो लिमिटेशन तो हमको इसी इक्वेशन में मिली है। यहाँ पर h हमारे लिए हम डायमेंशन एनालिसिस करके नहीं निकाल सकते। लिमिटेशन समझ में आ रही। अच्छा, जो ओरिजिनल फार्मूला होता है, ओरिजिनल फार्मूला वो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है, mv²/r, यानी h की वैल्यू 1 होती है। h की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ तो हमने कह दिया h की वैल्यू, भाई यहाँ h की वैल्यू निकाल दो। कहानी समझ में आ रही क्या है। चलो एक पेंडुलम क्वेश्चन दे रखा है इधर, हंस का एक क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि एक पेंडुलम है, ठीक है, जो कि जिसकी पेंडुलम में जो थ्रेड है, थ्रेड की लेंथ स्मॉल l है, इसमें नीचे जो बॉब लगा हुआ है, बॉब का मास स्मॉल m है, इसको बॉब बोलते हैं, वो जो ढाकी चीकी कर देता है आगे, ठीक है। देन ये रहा बॉब। बॉब जो है वो ग्रेविटी के अंदर ऑस्किलेट कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ग्रेविटी के अंदर ऑस्किलेट कर रहा है तो कह रहा है कि इसका फॉर्मूला डिराइव करो अगर ये डिपेंड कर रहा हो m पर, l पर और g पर। उसको तुम लोग करोगे, ऐसे नहीं करो। मैं बताऊंगा, एक बताया, एक और बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप करके लाओगे, जो नहीं आएगा वो पूछोगे, ठीक है। इसको बताऊंगी, बहुत ज्यादा टाइम खा जाएगा। मैंने कहा इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, हमको करना क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना, ठीक। करेंगे कैसे बता दी तब तो करना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको डिराइव करना, तो करेंगे तो ध्यान सुनो। मैंने कहा मास पावर a
L पावर B और G पावर C पर डिपेंड कर रहा होगा, ये हमने एज्यूम किया है। क्वेश्चन में नहीं दिया कि मास पावर A पर, आप किसी को भी ABC दे सकते हैं। आपसे कह रहा है टाइम पीरियड मास पर, लेंथ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने ऐसा कुछ फॉर्मूला बना लिया। अब हम करेंगे क्या कि इन तीनों को इक्वेशन नंबर देना 1 2 3, ये रहा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक, सिंपल मैथ्स यूज होनी है। अगर तीन इक्वेशन दी है, तीनों इक्वेशन हम ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन अगर हम मिला दें, चलो भाई क्या लिखा जाएगा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर a, l पावर b और g पावर c लिखा जाएगा क्या? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? स्मॉल के मान लीजिए कांस्टेंट, कोई भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट लिखा है यहाँ पर m पावर a, l पावर b और g पावर c, वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। मैं इसको डायमेंशनलेस कांस्टेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा तो इसकी डायमेंशन लिखी नहीं जाएगी। बात समझ आ रही? यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। हमने कहा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, हमने कहा या प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद हम खुद से डायमेंशन वाला कोई कांस्टेंट नहीं ले सकते। अगर डायमेंशन वाला कांस्टेंट आएगा तो क्वेश्चन देख कहेगा कि भैया ये फलाने कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर कह दे कि लाइट की वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है c, या फिर कैपिटल G पर, या फिर एप्सिलॉन नॉट पर, या फिर म्यू नॉट पर, या फिर स्मॉल e पर, ठीक, किसी चीज पर डिपेंड कर रहा था, हम उसके बारे में बताएंगे। हाँ भाई ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, उसकी डायमेंशन फिर आपको यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी में आपको लिखना होगा एप्सिलॉन पावर d। मान लिया कह देता कि टाइम पीरियड जो है वो एप्सिलॉन पावर में डिपेंड कर रहा था, हम कह देते एप्सिलॉन पावर d। जो जो लिखा होगा सबको ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, 10 क्वांटिटीज होंगे a b c d e f g h ऐसे लिखते चले जाओगे। 26 हुई तो तुम्हें अल्फा बीटा गामा लिख देना, नहीं पूरा यार a b c d कुछ भी लिख देना। अगर कम पड़ेगा तो हिंदी में तो जो है अक्षरों की संख्या ज्यादा है, संस्कृत वाले में 4 पॉइंट उठा लेना और बढ़ जाएगा। एक में छोटी री लिखना है, बड़ी री लिख देना। जानते छोटी री बड़ी री कैसे लिखते हैं? ये रहा छोटी री से ऋषि, और बड़ी री कैसे लिखते हैं? ये रहा। हिंदी यूज कर लेना, कमी है अपने पास, हम इंडियन से बहुत ज्यादा है। और दिक्कत तो भोजपुरी में लिख देना, रहुआ वतन। चलो इधर देखो, मैंने कहा ये हो गया कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट। हाँ भोजपुरी में रहुआ डायमेंशनलेस कांस्टेंट बनी। हाँ नाउ, हाँ आपको भोजपुरी नहीं आ रही, आप सिंपल इधर देखिए, यू नो खड़ी बोली हिंदी, और आई शुड टॉक इन इंग्लिश ओनली। नाउ क्या लिखना है, क्या बोल लिखने वाला था यार? नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ वो क्या बोल रहा था बोलिए क्यों भाई? प्रिंसिपल ऑफ क्या लिखता था मैं अभी तक? होमोजेनिटी। चलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई? इधर का डायमेंशन इधर का डायमेंशन सेम, मेरा टाइम पीरियड का डायमेंशन बराबर भाई के तो डायमेंशनलेस है, लिखेंगे ही नहीं के। m की डायमेंशन, l की डायमेंशन, g की डायमेंशन। g क्या है भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की ही डायमेंशन लिखी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलो लिखा जाए। t का डायमेंशन भाई t ही होगा, m यानी मास का डायमेंशन m पावर a, l लेंथ पावर b। ठीक, और स्मॉल g का डायमेंशन l t माइनस 1, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? c, m पावर a l पावर b, और यहाँ क्या लिखा जाएगा? l पावर c t माइनस c। तो हम क्या लिखेंगे? m पावर a l पावर b प्लस c और t पावर माइनस c। ये हो गया टाइम पीरियड। अच्छा टाइम पीरियड डायमेंशन चाहे मैं या तो t लिखूं या फिर m0 l0 लिखूं। बात समझ में आ रही क्यों? अच्छा अब क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड।
कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा भाई, ध्यान सुनो, आ जाएगा a इक्वल्स टू कितना है, देखो a इक्वल्स टू आ गया 0, c इक्वल्स टू कितना आ गया, या माइनस c इक्वल्स टू 1, और b प्लस c इक्वल्स टू कितना है, b प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं लिखना चाहूँ b इक्वल्स टू माइनस c होगा, माइनस c की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 0 और c की वैल्यू क्या हो गई -1। कहानी समझ में आई, abc की वैल्यू आ गई। बहुत छोटी सी इक्वेशन बनती है क्वेश्चंस में। सर वो आइसोलेशन का LT-2 होता है। हाँ LT-2, ओ गड़बड़ हो गई, LT-2 यहाँ 2 होगा, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। हाँ भाई, c की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे -2c की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 1/2, abc की वैल्यू आ गई। अच्छा हो तुम क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, इसी बात पे थैंक यू। फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, देखो t इक्वल्स टू k m पावर a, m पावर a की वैल्यू कितना है 0, ठीक, l पावर b की वैल्यू कितना है 1/2, फिर क्या लिखा है स्मॉल g की पावर क्या लिखा है c, स्मॉल g, c की वैल्यू कितना है -1/2। अगर m पावर 0 लिखा है क्या, मास पे तो डिपेंड ही नहीं किया, तो यहाँ हमसे जो शुरुआत में कह रखा है टाइम पीरियड जो मास पर डिपेंड कर रहा है, तो झूठ बोला था। बहुत चाहे 2 ग्राम का हो, 2 किलोग्राम का हो या 2000 किलोग्राम का, कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ, हाँ सही बोले, है ना। वही मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हमने कहा m पावर 0 वैल्यू क्या हो गई 1, के m लिखेंगे नहीं। अच्छा, पावर अगर 1/2 हो तो इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट। अच्छा, g पावर -1/2 तो वो नीचे आ जाएगा जी, k अंडर रूट l/e फॉर्मूला आ गया, ठीक। अच्छा, k की वैल्यू होती क्या वो जान लो 2 पाई, तो जो टाइम पीरियड आता है ओरिजिनल फॉर्मूला t इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट l/g होता है। ये k की वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंट में भाई, डायमेंशन लेस अभी भी है, मैं वैल्यू लेस थोड़े बोला, मैं डायमेंशन लेस बोला। 2 और पाई दोनों नंबर से कोई डायमेंशन नहीं होती है, ये एक्सपेरिमेंट के बाद मिलता है। हम डायमेंशन से जो निकाल सकते हो यहीं तक, आप एग्जाम में यहीं तक आंसर लिखेंगे, इसके नीचे का आपको नहीं लिखना है, पता हो तो लिख देना के की वैल्यू कितनी होती है। बात समझ में आ रही, चलो तो आज के था यहाँ पर।